आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है हमारा क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि यह चैप्टर दो पार्ट में है। पहला पार्ट बैलेंसिंग और दूसरा पार्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग तो हम लोग देख लिए थे, इससे पहले दो वीडियो में पूरा बैलेंसिंग हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं बैलेंसिंग का वीडियो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे। इसमें शुरू से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को मेन रूप से करना क्या है, जितना भी टाइप है सबको समझना है और सबका रिएक्शन देखना है। तो आप लोगों को हर एक टाइप का डेफिनेशन और कम से कम 2-3 रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए इतना आप लोगों को याद रखना होगा। तो देखिए केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर मेन टाइप का बात करें तो केमिकल इक्वेशन 5 टाइप के होते हैं। अब पांचों टाइप कौन कौन सा है देखिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है। इतना रिएक्शन को हम लोग को डिटेल में समझना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही देखिए ये कौन सा वर्ड से बना है, कंबाइन वर्ड से बना है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको जनरल फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म मान लीजिए कि ये एक रिएक्टेंट है, इसी तरह से ये दूसरा रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद आपस में जुड़ जाते हैं और इधर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये देखिए ये सिंगल प्रोडक्ट है। तो इसमें इतना बात याद रखिएगा कि रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो सकता है, रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब एक तरह से ये प्लस करना हुआ कि 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, 2 सब्सटेंस है, दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे में डाल के तो दोनों मिलकर 2 अलग अलग चीज़ है लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, देखिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है। जितना भी टाइप है उसमें कम से कम 3-3 एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। अब मान लीजिए जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों को एक साथ रिएक्ट जब कराते हैं तब क्या बनता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है और ये वाटर तो आप लोग जानते ही हैं। दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग घर में सफ़ेदी करने के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए जब चूना खरीद के लाते हैं तो ये चूना का ही फॉर्मूला है। इसको हिंदी में कहते हैं कली चूना, इसको हिंदी में कली चूना बोलते हैं। तो चूना को ही जो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग लाते हैं चूना, उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो जब इस चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पानी खौलने लगता है, पूरा हीट हो जाता है और उसके बाद अलग चीज़ बन जाता है।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, साथ में इसमें हीट भी रिलीज होता है और ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट भी उत्पन्न होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। रिएक्शन होने के बाद स्लैग्ड लाइम बना। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट है। अब इसको प्रोडक्ट मत समझिएगा, ये तो हीट है जो रिएक्शन में उत्पन्न हो रहा है, उस हीट को लिखे हैं। तो दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही है। अब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ गया और जुड़ जाने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन बुक में भी आपका दिया हुआ है फिगर के साथ। ये फिगर आप लोग देख सकते हैं। इस फिगर में यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया गया है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह से देखिए और एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं C+O2 तो क्या बनता है? कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को जब जलाते हैं हम लोग C+O2 तो इससे बनता है CO2। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सिंगल है। तो दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि H2 है प्लस O2। H2 और O2 से क्या बनता है? H2O बनता है। H2 और O2 दोनों को मिलाने से H2O बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस में नहीं है, देखिए O2 है और इधर सिंगल O है, तो इसको डबल करने के लिए यहाँ 2 डालिएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ के 4 हो गया, हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 डालिएगा। तो 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो हम लोग को वाटर मिलता है। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है। दो रिएक्टेंट यहाँ पर है, कहीं कहीं पर 3 रिएक्टेंट भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है सिंगल होगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन और जितना एग्जाम्पल बताया गया है इतना को पूरा याद रखिए, पूरा को रट लीजिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही साथ में कर लेंगे। इसको अलग से ये रिएक्शन का टाइप हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं, अलग से ये टाइप नहीं है, लेकिन एक्सोथर्मिक को कॉम्बिनेशन में ही समझ लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो देखिए इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पर एक्सो का मतलब क्या हुआ? बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट। थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो हीट बाहर निकलना, जिस रिएक्शन में हीट मिलता हो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस रिएक्शन में हीट मिलता हो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। आप लोग चूना को पानी में जब भी डालते होंगे तो हीट हो जाता है पानी, वहाँ हीट भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी उत्पन्न हो रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में हीट भी मिल रहा है। तो जो भी रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट बनने के बाद हीट भी मिल रहा हो, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट निकल रहा हो, रिएक्शन से बाहर आ रहा हो हीट, तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक बात देखिएगा कि अधिकतर कंपोजिशन रिएक्शन
एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल में भी फिट हो जाता है, लेकिन सब नहीं हो सकता है। और एक्सोथर्मिक में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है वो भी हो सकता है। कोई भी रिएक्शन, दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो जिसमें कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट मिल रहा है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड with the formation of product, those reaction in which heat is released with the formation of product are called exothermic reaction। तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, C+O2 CO2। तो जब कार्बन को जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो इस स्थिति में भी तो हीट उत्पन्न होता है, हीट इसमें भी उत्पन्न होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा और भी किसी प्रोडक्ट को हम लोग जब भी जलाते हैं, कंबसन का जो भी रिएक्शन होता है, जैसे देखिए ये है CH4 मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, नेचुरल गैस है मीथेन, और इसको जब बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है, साथ में देखिए बर्निंग हो रहा है, जल रहा है तो हीट तो देगा ही, तो इसमें हीट भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक्सोथर्मिक का। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों एक्सोथर्मिक है, साथ में कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि दोनों में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ये एक्सोथर्मिक तो है लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब दो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग नहीं बोलते हैं। तो ये केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है कॉम्बिनेशन में भी चलेगा और एक्सोथर्मिक में भी चलेगा। इसी तरह से ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है इन ह्यूमन मसल सेल में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो देखिए ये रिएक्शन है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये रिएक्शन आप लाइफ प्रोसेस में भी पढ़िएगा। लाइफ प्रोसेस में जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वह जाता है ऑक्सीजन बॉडी के सेल में, और ग्लूकोज हम लोग को फूड से मिलता है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बदल जाता है ग्लूकोज में, और वो भी सेल तक पहुंचता है। तब सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और हम लोग को उसी से एनर्जी मिलता है। और एनर्जी भी क्या है? हीट का ही एक फॉर्म है ना, एनर्जी भी मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। अब इसमें वैसा बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा हीट इस रिएक्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन एनर्जी मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है ये भी हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये भी देख लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब आप लोग देखते होंगे कि जैसे वेस्ट मटेरियल कहीं पर है, कूड़ा कचरा जहाँ पर है, वहाँ पर थोड़ा सा हीट आता है, थोड़ा गर्मी महसूस होता है। जहाँ पर भी कोई चीज़ सड़ रहा हो, गल रहा हो, वहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा हीट देखने को मिलता है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट मटेरियल का, तो डिकम्पोजिशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन किसका? वेस्ट मटेरियल का। और एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों को बताएंगे, वो डिकम्पोजिशन ये नहीं है। इसका मीनिंग है कि डिकम्पोज हो जाना, सड़ना गलना। तो कोई वेस्ट मटेरियल सड़ता गलता है तो उस लाइट अमाउंट में हल्का फुल्का हीट उत्पन्न होता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इतना एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर रिजल्ट आप लोग अच्छा करना चाहते हैं
तो इतना ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शन है बुक में लिखा हुआ, सारा रिएक्शन को आप लोगों को याद करना ही होगा। सारा रिएक्शन को याद कीजिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी रिएक्शन से बीच बीच में से क्वेश्चन नया नया बना के पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारा रिएक्शन को भी याद कीजिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आप लोग को बता दिए हैं कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ चुके हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट को आपस में जोड़ते थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। दो रिएक्टेंट को जोड़ने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था, लेकिन यहाँ पर उसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। मान लीजिए कि इसका जनरल फॉर्म हम लिखते हैं ए बी टूटेगा और टूटने के बाद ये अलग अलग दो प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टेंट सिंगल होगा। इससे पहले वाला में क्या था, कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट सिंगल था, रिएक्टेंट ज़्यादा थे। रिएक्टेंट क्या था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होता था और सिंगल प्रोडक्ट होता था। लेकिन अब क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, when a single reactant break down to form two or more product. When a single reactant break down to form two or more product, then it is called decomposition reaction. When a single reactant break down to form two or more product, then it is called decomposition reaction. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, इसको ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो ब्रेकडाउन कोई चीज़ ऐसे ही हो जाएगा, कोई चीज़ ऐसे ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन करने के लिए उसको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को खासकर हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें हीट देंगे तभी ये ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा। ये सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल चीज़ है। जब हीट देंगे, इसमें हीट देने के बाद दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन हीट नहीं देंगे या कोई भी एनर्जी इसको सप्लाई नहीं करेंगे तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना, टूटेगा नहीं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोग याद रखिएगा कि हीट हम लोग देंगे तब वो डिकम्पोज होगा, तब वो ब्रेकडाउन होगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, FeSO4 जिसको हम लोग फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं और हीट का साइन ट्रायंगल होता है, कहीं कहीं पर हीट नहीं लिख के आप लोग को एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाएगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये हीट के लिए दिया गया है। तो आयरन सल्फेट है जिसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये तीन चीज़ बनता है इसमें। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट बना रहा है। तो बोले ही थे कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल रिएक्टेंट है। तो जब सिंगल रिएक्टेंट को हीट करने से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ डिकम्पोज हो रहा है। अब देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी टाइप होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन टाइप में बांट सकते हैं। और किस बेसिस पर बांट सकते हैं, तो देखिए
यहाँ एनर्जी देना पड़ता है, ब्रेक डाउन कराने के लिए, डिकम्पोज कराने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। और एनर्जी हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं, या तो हम लोग हीट एनर्जी दे सकते हैं, या लाइट एनर्जी दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं। तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बांटे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप में बांट सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन, और तीसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन 3 तरह से हो सकता है। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ, जब हम लोग ब्रेक डाउन कराने के लिए हीट एनर्जी दे रहे हैं तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि थर्मा का मतलब होता है हीट, तो हीट एनर्जी जब देते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है, तो जब सनलाइट से करेंगे तो उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट होता है। उसके बाद बहुत सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हम लोग देखते जाएंगे, साथ में थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रिकल का भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों, ये जो रिएक्शन है ये तो थर्मल का हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि हीट दे रहे हैं। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन देखिए, ये पहला है, दूसरा देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, और आप लोगों को बताए हैं कि हीट का साइन ट्रायंगल भी होता है, ट्रायंगल का मतलब हीट समझिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हीट करने से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और इससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, प्लस CO2 बन जाता है। CaCO3 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और CO2 बन जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ प्राप्त होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इसमें 2 प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन मानेंगे। और यहाँ पर हीट से हो रहा है तो इसको क्या मानेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है, (2PbNO3) हीट करते हैं 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इस रिएक्शन को देखिए, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो आप लोग जानते ही हैं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब भी सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये तीनों एग्जाम्पल जो है हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इन सब का ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से रहता है, पूछ दिया जाता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दीजिए। डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन
एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसलिए तीनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही तीनों टाइप है। तो देखिए हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का तो एग्जाम्पल देख लिए, अब हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन का देखते हैं। तो फोटो डिकम्पोजिशन में देखिएगा, जैसे AgCl है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो इसको लाइट एनर्जी मिलता है, और लाइट एनर्जी मिलने से ये ब्रेकडाउन हो जाता है, और सिल्वर क्लोराइड ब्रेकडाउन होकर सिल्वर प्लस क्लोरीन Cl2, सिल्वर प्लस क्लोरीन, ये दो चीज़ बना लेता है। बैलेंसिंग करने तो आप लोगों को सिखा चुके हैं, 2Cl है तो यहाँ 2 कर दीजिए, और Ag2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया 2AgCl सनलाइट 2Ag प्लस Cl2। तो इसमें डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हीट से नहीं हो रहा है, लाइट से हो रहा है। तो जब लाइट से होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के अंतर्गत ही यह आता है फोटो डिकम्पोजिशन। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, AgBr इस पर जब लाइट पड़ता है, और कौन सा लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो ये सनलाइट पड़ेगा। जब सनलाइट इस पर पड़ेगा तो इसमें भी सेम इसी तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। अब 2Br है तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2Ag। तो ये दोनों रिएक्शन जो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, नाम आप लोग लिख लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये दोनों फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का भी देख लेते हैं। देखिए H2O जो है, जब इसमें, अब पहले आप लोग ये बताइए कि H2O वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कैसे करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अलग होगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तब ये रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी देने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। अब बहुत लोगों का जवाब यह आता है कि गर्म कर देंगे, वेपर बन जाएगा, तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग दोनों उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन वेपर भी वाटर का ही अलग फॉर्म होता है। वाटर 3 फॉर्म में होता है, 9 क्लास में आप लोग पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वाटर वेपर भी तो वाटर ही है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है। अलग अलग तभी होगा जब हम लोग उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, H2O2 अलग अलग हो जाएगा। अब बैलेंस कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन है, इधर सिंगल है तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 होगा। तो इसी चीज़ को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वाटर में तो वाटर टूट करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में अलग अलग हो जाता है, और ये एग्जाम्पल हम लोग का हो जाता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है। जब इलेक्ट्रिसिटी दिए वाटर को तो वाटर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद में हाइड्रोजन गैस बनाया और ऑक्सीजन गैस बनाया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है वाटर को तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। ये रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में। साथ में इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है। तो मान लीजिए कि एक बीकर है और इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है, 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है, और इसमें पूरा जो है वाटर डाल दिया गया है। ये पूरा इसमें वाटर भर दिया गया है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए।
तो इस तरह से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लेते हैं। ये वाटर है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो पॉजिटिव वायर से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से। तो याद रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है इसको एनोड कहते हैं, जो प्लस वाला होगा वो एनोड होगा, और जो माइनस वाला होगा वो कैथोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। अब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए थोड़ा इसमें साल्ट मिलाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस वाटर में साल्ट का थोड़ा मोड़ा मात्रा होगा, साल्ट का अमाउंट होगा, तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए थोड़ा इसमें हम लोग को साल्ट मिलाना पड़ेगा। उसके बाद जब रिएक्शन यहाँ पर होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होने लगेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग होगा, एक तो एनोड की तरफ जाएगा और दूसरा कैथोड की तरफ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एनोड की तरफ कौन जाएगा और कैथोड की तरफ कौन जाएगा। तो देखिए, अगर आप H2O को तोड़ते हैं तो इसमें H पर प्लस होगा और O पर माइनस होगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, H पर प्लस होगा और O पर माइनस होगा। अब एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। ऑक्सीजन जाएगा एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कौन करेगा, कैथोड। देखिए यहाँ पर नाम से ही समझ लीजिए, आप एक चीज़ तो जानते ही हैं कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसको क्या कहते हैं, केटायन, और नेगेटिव आयन होता है उसको क्या कहते हैं, एनायन। अब नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एनायन को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड अट्रैक्ट करेगा। तो एनायन को जो अट्रैक्ट करता है वही एनोड कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाम में ही ये छुपा हुआ है। एनोड है तो एनायन को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड है तो केटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो केटायन को अट्रैक्ट करेगा यानी कि वो खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा, खुद माइनस होगा, तभी तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो यही कंसेप्ट लगा के कभी भी आप लोग समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हो रहा हो, किसी भी चीज़ का हो रहा हो, तो आप लोगों को यही समझना है, जो पॉजिटिव आयन होगा उसको कैथोड अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव आयन होगा उसको एनोड अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो इसमें इस तरह से हो रहा है। और ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पर मिल रहा है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल भी 2020 में भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था CBSE में, कि दोनों में से एक इलेक्ट्रोड में गैस का जो अमाउंट ऑब्टेंड होता है वो डबल होता है। क्यों डबल ऑब्टेंड होता है? तो सीधा सीधी आप लोग समझिए कि देखिए H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का मात्रा क्या है, ये डबल है। जब हाइड्रोजन वाटर में डबल है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, जब हाइड्रोजन डबल है तो वो डबल अमाउंट में ऑब्टेंड होगा एक टेस्ट ट्यूब में। इस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन मिल रहा है, वहाँ पर डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट होगा दूसरे इलेक्ट्रोड की तुलना में। दूसरा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीजन जमा हो रहा है, मान लीजिए इसमें टेस्ट ट्यूब लगाते हैं गैस कलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ऑक्सीजन आधा कलेक्ट हुआ है और हाइड्रोजन जो है डबल कलेक्ट हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से डबल मात्रा में मौजूद है। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिएगा और ये रिएक्शन को भी याद रखिएगा। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग इसी में कर लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन से मिलता जुलता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है?
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो में अंतर हम लोग को समझना है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या था, इससे पहले जो किए थे। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता था, हीट मिलता था, हीट बाहर निकलता था, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े, उसमें हीट रिएक्शन से मिलता था। और इसमें क्या होगा कि जब हीट देंगे तो रिएक्शन होगा, मतलब ये हीट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, हीट या एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि एनर्जी 2-3 फॉर्म में हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकता है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी या हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आप लोग दोनों को कनेक्ट करके याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा है और एंडोथर्मिक में हीट क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड इज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी की जगह में हीट भी बोल सकते हैं, एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड और हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि जिस रिएक्शन में हीट देना पड़ रहा है, जिस रिएक्शन को हीट का ज़रूरत है, जब तक हीट नहीं देंगे रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जो हीट को खींच रहा है, हीट को जो ऑब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है सब एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग अभी किए थे FeSO4, FeSO4 को हीट किए, हीट करने से क्या बना, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। तो इसमें देखिए इस रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हीट देना पड़ रहा है और हीट देने के बाद ये 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तो हीट इसमें ऑब्जॉर्ब हो रहा है ना, हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से CaCO3 को जब हीट दिए तो ये क्या बन गया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ बन गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, यानी कि ये हीट ले रहा है, ये रिएक्शन हीट ले रहा है, हीट लेने के बाद ये प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि हीट को क्या कर रहा है, ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से AgCl का ब्रेकडाउन किए थे तो इसमें सनलाइट देना पड़ा था। तो जब AgCl में सनलाइट देते हैं, सनलाइट देने से ये Ag और Cl2 अलग अलग 2 चीज़ में टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ देखिए लाइट जब हम लोग दिए, इसको लाइट दिए तब ये ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि लाइट एनर्जी को क्या किया, ये ऑब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो ये किस में आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाला भी एग्जाम्पल जो हम लोग किए थे, तो ये रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्ब हो रहा था। तो ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जितना भी एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग एग्जाम्पल को अच्छा से याद कीजिएगा, डिकम्पोजिशन में याद कर लीजिए एकदम अच्छा से, एंडोथर्मिक में डेफिनेशन याद कर लीजिए। जब भी एंडोथर्मिक एग्जाम में आया तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल उठा के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वही सब एग्जाम्पल इसमें भी है। हालांकि एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत तरह का हो सकता है, अब ऐसा नहीं है कि केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही एंडोथर्मिक होगा, और दूसरा टाइप का भी रिएक्शन जिसमें भी हीट का ज़रूरत पड़ता हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होता है या एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जितना भी डेफिनेशन है उसको याद करना है, और जितना भी रिएक्शन उसमें आ रहा है सबको बार बार लिख लिख के एकदम मेहनत कीजिए, लिख लिख के पूरा याद रखिए। अक्सर देखते हैं इस चैप्टर में कि समझ में तो आ जाता है स्टूडेंट को, तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन बाद में कभी भी रिएक्शन याद नहीं रहता है, एग्जाम्पल याद नहीं रहता है,
और जब तक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन नहीं लिखिएगा, एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग रिएक्शन को अच्छा से याद कीजिए और समय समय पर रिवीजन कीजिए, रेगुलर इंटरवल में रिवीजन कीजिए। संडे को जब फ्री रहते हैं तो रिवीजन किया कीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छा से। क्योंकि समझ में आ जाता है लेकिन आप लोग याद नहीं रखिएगा हर चीज़, तो फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को सब चीज़ याद रखना है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम वीडियो देखते हैं तो कमेंट किया कीजिए। और अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।